हेलो डी लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डी लीगल एस्पिरेंट्स, यूपी पुलिस एक्ट यानी कि आज पुलिस एक्ट के हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन की बात की थी। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देख लें सो दैट कि आपको एक बैकग्राउंड जो है किसी एक्ट का वो आपके माइंड में बन जाए, तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई होप आपने सबने पीडीएफ इसका बेरेक्ट ले रखा होगा। अगर नहीं है तो नीड नॉट टू वरी, टेलीग्राम में जहां जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है उसको आप ज्वाइन कर लें। आपको इसका एक पूरा पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ, और उस पीडीएफ में काफी अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेंगी, चार्ट्स रहेंगे। बिल्कुल हमारा बनाया हुआ पीडीएफ है उससे, और उसी पीडीएफ से हम आपको पढ़ाएंगे भी, तो जिससे आपको समझने में और भी जो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। मुश्किल से 10 या 12 पेज होंगे, ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम आज की क्लास के आगे बढ़ते हैं। लेक्चर को पूरा देखिएगा क्योंकि एमसीक्यू कहां से बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हम उस पर भी साथ साथ में चर्चा करेंगे। ये आपके सामने बेरेक्ट है। अगर ये बेरेक्ट आपको पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसी बेरेक्ट का मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। देखिए, इसको मैं यूपी पुलिस एक्ट कह रहा हूं। यूपी पुलिस एक्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं कि यूपी पुलिस एक्ट कैसे बना, पुलिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करके। सबसे पहली चीज तो यह है कि सिर्फ पुलिस एक्ट चाहिए। पुलिस एक्ट को अपना एसेंट कब मिला था? 22 मार्च 1861, क्योंकि जब ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था आफ्टर द रिवोल्ट, किस तरह से एक्ट बना इसकी पूरी जर्नी हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी। यूपी पुलिस ऐसा क्यों कर पाई, उसके लिए हम सेक्शन 46 का स्कोप है कि जिसने यूपी स्टेट को इंपावर किया कि वो एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के इस एक्ट को यूपी में लागू कर सकती है। जो टोटल सेक्शंस हैं 47 सेक्शन दिए गए इस चैप्टर में। यूपी ने फिर जब इसको इंप्लीमेंट किया तो इसमें कुछ अमेंडमेंट किए। यूपी में अमेंडमेंट कब हुआ? देखिए, 1939 में एक अमेंडमेंट हुआ, 1984 में अमेंडमेंट हुआ और आपका 2001 में अमेंडमेंट हुआ। कितने सेक्शन ऐड किए गए? हमने कहा था यहां पे सेक्शन 1 में एक डेफिनेशन डाली गई, सेक्शन 2A, 8A, 32A, 32B, 30A एंड 34A। तो बहुत सारे अमेंडमेंट से इसमें सेक्शन डाले भी गए, कुछ सेक्शन को रिपील भी कर दिया गया था। तो आज पूरे बेरेक्ट को हम समझेंगे। स्टेट के पास ये पावर कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 में, जहां पे 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट और आपकी स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 2 है, जो स्टेट को ऑथराइज करता है कि वो पुलिस इंक्लूडिंग रेलवे पुलिस आल्सो अपने कानून बना सकता है। अब इन सारी बेसिक बातों हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बेरेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इसके साथ हमको रेगुलेशंस भी पढ़ना होगा, तो हमारा टॉपिक काफी वास्ट हो जाएगा। यूपी पुलिस एक्ट बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप रेगुलेशंस में जाएंगे तो अराउंड 37 चैप्टर्स हैं, मोर देन 550 554 आई थिंक इसमें टोटल रेगुलेशंस आपकी हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल पर आ जाइए। टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड टू मेक द पुलिस मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम। पुलिस को रीऑर्गेनाइज करना और उसे एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इंप्रूव करना, साथ सो दैट ये क्राइम को प्रिवेंट कर सके और डिटेक्ट कर सके, यानी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सके। सीआरपीसी में पढ़ा है ना आपने, प्रिवेंटिव एक्शन। कनेक्ट कर दीजिएगा, जहां पे ऐसा वो दिखे आपको तुरंत कनेक्ट कीजिए। सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 11 कहां से कहां तक है आपका? 149 से 153 तक प्रिवेंटिव एक्शन। चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन, यहां प्रिवेंट करता है या डिटेक्ट करता है चैप्टर 12 में। अब सबसे पहले सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। सेक्शन में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड की बात नहीं करता है, ये आपको बताता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में, यानी कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, उनको समझते हैं। टोटल 10 डेफिनेशंस है, 10 डेफिनेशन है, प्लस एक डेफिनेशन आपकी यूपी की तरफ से डाली गई थी, जो सेंट्रल एक्ट में नहीं मिलेगी, जो किसने ऐड की थी? यूपी ने 2001 के अमेंडमेंट में। उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कि मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? shall mean the chief officer charged with executive administration of a district and exercising power of a magistrate by whatever designation of the
चीफ ऑफिसर चार्ज विद सच एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टाइल्ड। सिंपल सी एक बात समझ लीजिएगा कि मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका डीएम होता है, ठीक है, डीएम इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है डिस्ट्रिक्ट का? डीएम होता है, अंडरस्टूड। अब देखिए इसमें मैजिस्ट्रेट को क्लियर कर दिया है कि मैजिस्ट्रेट उन सभी व्यक्तियों को इंक्लूड करता है जो किसी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक्सरसाइज करते हैं मैजिस्ट्रेट पावर को। अब सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, तो ये मैजिस्ट्रेट आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात नहीं करता है। अब जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या है? जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की आप आगे डेफिनेशन देखिए, पहले इसी डेफिनेशन पे आ जाइए। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए ये आपका यूपी है, हम एक तौर पे मान लेते हैं दिस इज यूपी। यूपी में जहां ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा, प्रेसिडेंसी में, अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी बना रखी थी, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या किसी स्टेट में, प्लेस में या उसके किसी पार्ट में, तीनों के, तो उसको हम क्या कहेंगे? जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। तो ये एक्ट पूरा कहां लागू हो रहा है? पूरे यूपी की बात कर रहा है, पूरे स्टेट की बात कर रहा है। तो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट को आपको समझना है कि ये क्या है, दिस इज स्टेट। अब पुलिस किसा कहा जाएगा? पुलिस shall include all the person who shall enrolled under this act। अब enrolled कहाँ होंगे? सेक्शन 2 में enrolled होंगे, enrolled होंगे सेक्शन 2 में। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको देखिए जब आप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको डीएसपी नहीं समझना है। डीएसपी हम बोलते हैं आमतौर पर भाषा में किसको? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। ये आपका एसपी है। कौन है? ये एसपी साहब है। अब ये कह रहा है कि सेल इंक्लूड, एसपी किसको इंक्लूड करेगा? एडिशनल एसपी को, ज्वाइंट एसपी को और असिस्टेंट एसपी को, या कोई दूसरा ऐसा पर्सन जो अपॉइंटेड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल एनी ऑफ द ड्यूटी ऑफ एसपी अंडर दिस एक्ट। मैंने हर जगह एसपी क्यों बोला? सो दैट इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थीम समझना है, ठीक है, लॉजिकली वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से एक एमसीक्यू बनता है कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी 3 चीजों को इंक्लूड करती है। पहली मूवेबल प्रॉपर्टी को, दूसरा मनी मैटर्स और तीसरी आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 3 चीजों। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां डिफाइन है? आईपीसी के सेक्शन 30 में डिफाइंड है। उसके बाद सिविल एविएशन पर्सनल, देखिए ये जो है इसको यूपी ने 2001 की अमेंडमेंट में यहां पे इंसर्ट किया है। 2001 की जो अमेंडमेंट थी, ठीक है, ये आपकी 5 अक्टूबर 2001 को जो है इसको एसेंट मिला था और 6 अक्टूबर को इसको यूपी गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया था। अब सिविल एविएशन पर्सनल को समझिए क्या है कि यूपी का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट था वहां के लोगों को एक ऑप्शन दिया गया कि हम आपको पुलिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो यूपी सिविल एविएशन बोर्ड था उसकी 3 विंग थी। यूपी सिविल एविएशन बोर्ड की, सिविल एविएशन बोर्ड, इसकी 3 विंग थी। एक थी मेंटेनेंस, एक थी आपकी सिक्योरिटी और एक थी एडमिनिस्ट्रेटिव। इन तीनों विंग की सिक्योरिटी का काम, विंग ने उसका काम किसको दिया गया? सिविल एविएशन के जो पहले काम, जो जिस दिन ये पब्लिश हुआ ना 6 अक्टूबर 2001 से पहले, इस डेट से पहले जितने भी कर्मचारी यहां पे थे उनको पुलिस माना जाएगा। अब पुलिस माना जाए तो पुलिस में एनरोल करना पड़ेगा, इसीलिए सेक्शन 2A इंसर्ट किया गया, क्योंकि पुलिस के एनरोलमेंट की बात कौन सा सेक्शन करता है? 2। अब एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है पुलिस को कि भाई तुम पुलिस वाले बन गए हो, अब तुम्हें एक हम सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो कहां दिया जाता है? सेक्शन 8 में। तो सिविल एविएशन के लिए डाला गया 8A। और 2A में हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनको क्या ऑप्शन दिया गया, क्या इन सबको बाई फोर्स बना दिया गया या इनको कुछ ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट आती है पर्सन की। पर्सन दोनों को इंक्लूड करता है, सेल इंक्लूड, यानी कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। नेचुरल पर्सन को भी, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन पिनल कोड याद आ रहा है आपको? ये कंपनी को भी इंक्लूड करता है और कॉर्पोरेशन को भी। अब एक डेफिनेशन आ जाती है यहां पे आ गई, अलग से अलग डेफिनेशन है। द मंथ का मतलब होता है कैलेंडर मंथ। कैटल, अब यहां से एमसीक्यू 100% बनता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। कैटल देखिए 2 तरह की कैटल बताई गई यहाँ पे। एक आपका बताया गया है कैटल में कि जिनके सींग होते हैं,
हॉर्न्ड कैटल, वही भैंस है, गाय है, ठीक है। और दूसरे होते हैं जिनके सींग नहीं होते, विदाउट हॉर्न। अब विदाउट हॉर्न में यही इंक्लूड होंगी, क्या क्या इंक्लूड होंगी? एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, एसिस, मुल्स, सीप, गॉट्स एंड स्वाइन। एलिफेंट हाथी, कैमल ऊंट, हॉर्स घोड़े, एस गधे, खच्चर बकरी, भेड़ और स्वाइन होता है सुअर। एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब सबऑर्डिनेट रैंक ऑफ पुलिस फोर्स, हमने कल भी बात की थी कि पुलिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके जो डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर के सारे रैंक, और एक है आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को छोड़ के, ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, इनसे नीचे के रैंक। यानी कि पुलिस की हिरार्की आपको समझ में आनी चाहिए। shall be constituted as reference to member of that force below the rank of डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी डीएसपी से नीचे। हम एक अलग स्लाइड पे एक बार ना हायरार्की को समझते हैं सेक्शन 2 पे जाने से पहले। ऐसे वैसे मेरी उम्मीद है कि आपको सारी हायरार्की पता होगी। समझना है तो यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है स्टेट पुलिस की, वहां पे भी पूरी हायरार्की दी गई है, आप वहां जाकर भी समझ सकते हैं। फिर भी हम इसको एक ब्लैंक स्लाइड में समझ लेते हैं। एक बार पुलिस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। पुलिस में जो स्ट्रक्चर होती है, हायरार्की होती है, उसको समझते हैं। हमने कहा कि पुलिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा सबऑर्डिनेट रैंक, ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे वहां पे, और एक आपके हो गए हायर रैंक्स। हायर रैंक्स में देखिए क्या आता है, सबसे ऊपर आपके आते हैं डीजीपी। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपके एडिशनल डीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आपके आते हैं आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके नीचे आते हैं एसएसपी, उसके नीचे एसपी, और उसके बाद आते हैं आपके डीएसपी। ये आपकी एक साइड की रैंक हायरार्की है। अब डीएसपी के नीचे कौन होता है? ठीक है, डीएसपी के नीचे आपने देखा होगा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, एसआई जिसे हम बोल देते हैं, के नीचे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन योर हेड कांस्टेबल, और देन योर कांस्टेबल। ये आपकी रैंक स्ट्रक्चर है पुलिस की, रैंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो पुलिस एक्ट में सबऑर्डिनेट रैंक बोला गया वो इनको बोला गया है। ठीक है, जो सेक्शन 1 की डेफिनेशन है वो ये है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग बैक टू दी अपने डायरेक्ट पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और एमसीक्यू किस तरह से बनाना वो भी देख लिया आपने। अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जब पुलिस को आप भी डेफिनेशन आपने दे दी, उसको क्या करना, बनाना है। तो सबसे पहले सेक्शन 2 को याद रखिए कि पुलिस शैल बी इनरोल्ड अंडर सेक्शन 2, शैल बी फॉर्मली इनरोल्ड। इनरोल्ड होती है सेक्शन 2 में। और पूरी पुलिस फोर्स को भी, आपने बहुत सारे पुलिस के जवान भर्ती कर लिए, उस पूरी यूनिट को क्या कहेंगे, सिंगल यूनिट माना जाएगा। द एंटायर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू वन पुलिस फोर्स। सेक्शन 2 ये कह रहा है कि उसे एक पुलिस मानेंगे हम, अलग अलग कानून नहीं लगेगा, पूरी स्टेट की पुलिस पे एक ही कानून लगेगा। ये फॉर्मली इनरोल्ड होंगे एंड शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ ऑफिसर एंड मैन, और भी जितना उसमें चाहिए स्टेट को उतने वो उसमें मैन और ऑफिसर्स भर सकता है। अब देखिए, इसने भी कह दिया ऑफिसर और मैन। ठीक है, ऑफिसर आपके हमने बताई दिए जो आपको डीएसपी से ऊपर वाले और उधर नीचे वाले। अब 2001 के अमेंडमेंट में आया 2A। अब 2A में इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई कि वो एक काम करो, जो सिविल एविएशन बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको हम क्या ऑप्शन देते हैं कि सच डेट, कौन सी डेट, मैंने आपको बताया 6 अक्टूबर 2001, इस तारीख से पहले जो भी लोग एम्प्लॉयड थे, सिविल एविएशन पर्सनल थे। एक वर्ड यूज ना पर्सनल, क्या डिफरेंस होता है इसमें, इसका मतलब कर्मचारी, NEL आता है तो उसका मतलब होता है कर्मचारी। दे आर एम्प्लॉयड इमीडिएटली बिफोर दिस डेट। अब वो इस एक्ट के हिसाब से क्या बन गए हैं, पुलिस फोर्स बन गए हैं।
और सेक्शन 8A में उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लेकिन जहां से एमसीक्यू बनेगा, देखिए या तो इंडेक्स बेस्ड बनेगा या दूसरा एमसीक्यू कहां से बनेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भी ठीक है, इस डेट से पहले एम्प्लॉय था लेकिन वो पुलिस नहीं बनना चाहता, उसे पुलिस बनना पसंद नहीं, तो उसको ऑप्शन दिया गया कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कहां से एमसीक्यू बनेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। कौन सी डेट से? जिस डेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला। इंटीमेट हिज ऑप्शन नॉट टू बिकम ए मेंबर। भाई मुझे नहीं बनना पुलिस वाला, इसका इंटीमेशन देगा वो। ठीक है, किसको देगा? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को। इसको डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को। ठीक है भाई, आप नहीं आना चाहते तो जब वो ऐसा नोटिस मिल जाएगा, कितने डेज का नोटिस है? 30 डेज नोटिस, यहां पे लिख लीजिएगा 30 डेज नोटिस नॉट टू ज्वाइन, कि मुझे नहीं ज्वाइन करना। अब क्या करेगा कि वो डिपार्टमेंट क्या करेगा? भाई ठीक है, आपको नहीं आना तो हम आपकी सर्विस को क्या कर रहे हैं? इट शैल स्टैंड एबोलिश्ड, सर्विस खत्म, योर सर्विस हैज स्टैंड टर्मिनेटेड। तो भाई टर्मिनेट कर दो तो कुछ पैसे भी दे दो कि ठीक है, ही शैल बी पेड एन अमाउंट, पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 मंथ सैलरी। 30 डेज का नोटिस, उसके बाद जब हम डिसाइड कर देंगे तो एडवांस 3 महीने की तनख्वाह लो और अपने घर जाओ एज कंपनसेशन। एमसीक्यू कहां से बना? नोटिस के 3 दिन पहले दिया जाएगा। भाई अगर जाएगा तो क्या दिया जाएगा? 30 दिन की उसको पेमेंट कर दी जाएगी, सॉरी 3 मंथ्स की पेमेंट उसको कर दी जाएगी। ठीक है, और नोटिस नहीं दिया तो भी क्या मान लेंगे कि आप पुलिस में कन्वर्ट हो गए, आपके ऊपर ये लागू हो गया है। अच्छा, ये पुलिस रहेगी कहां? ये भी इन्होंने काम बता दिया। भाई पे एंड अलाउंस डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और ये सिविल एविएशन पर्सनल है ना, ये ड्यूटीज कहां पे करेंगे? जो भी स्पेशल ऑर्डर देगी गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम करेंगे। और ये सिक्योरिटी में लगाए जाएंगे कहां पे? एयरपोर्ट पे, जैसे आपकी सीआईएसएफ होती है उसी तरह से, या तो लखनऊ एयरपोर्ट पे या जो बाकी कहीं पे भी गवर्नमेंट को जैसा सही लगता है। फिर इसमें क्या, जो सिविल एविएशन पर्सनल है वो प्रिविलेज कर सकते हैं सारी की सारी पावर जो स्टेट गवर्नमेंट उनको ड्यूटीज के दौरान उनको देती है। और भाई किसके अंडर रहेंगे? अभी हम पुलिस हायरार्की पढ़ रहे थे, डीजीपी होगा, एडिशनल डीजीपी होगा, आईजी होगा, डीआईजी होगा, एसएसपी होगा, एसपी हो, तो ये किसके अंडर में आएंगे? ये उस हायरार्की में नहीं आएंगे। इनमें क्या है कि इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगा वो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश में रहेगा। कहां रहेगा? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश। और उसको असिस्ट कौन करेगा? एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश। यानी पुलिस तो बना दिए पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी किसके पास है? एविएशन बोर्ड के पास है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ यूपी के लिए है। 2A जो है वो ओनली फॉर यूपी है। अब देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। ये कहता है सुप्रिंटेंडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस 3 को पढ़ने से पहले ना हम एक बार 8 पे आते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग सेक्शन 8 पर आते हैं। अब देखिए, जब आपको किस तरह से याद करना है, पुलिस को सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दे दी गई। सेक्शन 2 में उसको इनरोल कर लिया गया और सेक्शन 8 में फिर उसका क्या कर दिया गया? उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया। एवरी पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड टू द पुलिस फोर्स अदर देन एन ऑफिसर मेंशन्ड इन सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में क्या है? सीनियर ऑफिसर्स की बात की गई, यानी कि जो आपका सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है 311 312। ठीक है, सिविल सर्विसेज वाला जो वहां पे आर्टिकल्स दिए गए हैं वो उसके हिसाब से आते हैं। क्योंकि आईपीएस अफसर ये जो कह रहे हैं ना सेक्शन 4 आपका इंस्पेक्टर जनरल वगैरह की बात करता है। ठीक है, तो वहां पे उसके बारे में बात कर, उसको छोड़ के आईपीएस ऑफिसर्स को छोड़ के एसपी से ऊपर के सब छोड़ दो, एसपी से ऊपर के सब छोड़ दो, उससे नीचे वालों को ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये आपके सबऑर्डिनेट रैंक को दिया जाएगा। तो जो भी पुलिस वाला सेक्शन 2 में इनरोल हुआ उसको क्या करना है? एक सर्टिफिकेट देंगे। एक फॉर्म नंबर 8 है, यहाँ फॉर्म एक ही फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्म भी एक बार, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, ये ऐसे फॉर्म आपका
AB has been appointed a member of police force under Act 5 of 1861 and is vested with the power, function and privilege as police officer। एक तरह से उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया। क्या मिल गया? उसको एक लाइसेंस यहां पे मिल गया है। अब इसको सरेंडर कब करेगा आदमी? क्या ये सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास रखेगा? नहीं। मान लीजिए जब पुलिस वाले का क्या होता है कि उसको सरेंडर करना है, उसे कोई पनिशमेंट मिल गई, उसकी सर्विस टर्मिनेट हो गई, उसने नौकरी छोड़ दी, तब उसको करना है। लेकिन अब आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो क्या सस्पेंड करेगा तो भी सर्टिफिकेट जमा करेगा? नहीं। अगर किसी को सस्पेंड किया गया है तो भी देखो ऐसा है कि वो सिर्फ उसकी जो पावर है वो सेल बिन एबियंस यानी उन पे स्टे लग गया है, लेकिन उन पे खत्म नहीं है उसकी पावर, सिर्फ कुछ टाइम के लिए डोरमेंट हो गई है। द पावर्स ऑफ पुलिस बिकम्स डोरमेंट, तो तब वो सरेंडर नहीं करेगा। तो यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है कि क्या सरेंडर पे सस्पेंड होने पे सरेंडर करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। अब वो कब सरेंडर करेगा? जब उसका नाम इट सीज टू फॉर एनी रीजन टू बी अ पुलिस ऑफिसर। भाई सस्पेंड हुआ तो पुलिस में तो है, सस्पेंडेड ऑफिसर है, लेकिन जब उसका नाम सीज यानी टर्मिनेट हो जाता है तब उसको या छोड़ देता है किसी भी कारण से, तब उसका नाम यहां से काटा जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब सेक्शन 3 तक और करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। सेक्शन 3 एक ही बात कह रहा है कि जो आपका यूपी है ना, पूरा यूपी में जो सुप्रिंटेंडेंस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, यानी कि इसकी सर्वा कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी थ्रू आउट जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। देखिए अब यहां फिर कंफ्यूज कर सकता है ये। इसका मतलब ही क्या है? मैंने आपको बताया था स्टेट, इसको लिखना जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है बट समझना स्टेट। अंडरस्टूड? तो ये आपको याद रखना है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफिसर या किसी कोर्ट का कोई होल्ड नहीं, सुपरिटेंडेंस नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? आपके स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आईजी की क्या क्या पावर्स होंगी, आईजी का क्या रोल रहेगा, पुलिस वाले के लिए पेनल्टीज क्या होंगी, क्या पेनल्टीज मिल सकती हैं, एडिशनल पुलिस कब डिप्लॉय की जाती है, विलेज पुलिस क्या होती है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको कमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।